सो हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग लैग्रेंजियन डायनेमिक्स पे प्रॉब्लम नंबर 5 करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम प्रॉब्लम नंबर 4 में जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम के मोशन को एक्सप्लेन किया था लैग्रेंजियन इक्वेशंस यूज करके। ठीक है, आज वैसी लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज करके हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, और वो प्रॉब्लम कौन सी है, वो है कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम का मोशन भी हम स्टडी करेंगे यूजिंग लैग्रेंजियन इक्वेशंस। ठीक है, हाँ, इसमें और सिंपल पेंडुलम में कुछ सिमिलरिटीज हैं, लेकिन कंपाउंड पेंडुलम में एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम क्या था, सिंपल पेंडुलम क्या था, एक स्ट्रिंग थी, हमने मासलेस माना उसको, आइडियल सिंपल पेंडुलम। उसके साथ नीचे एक बॉब लगा होता है जिसको हम मानते हैं कि वो पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट मास है। ठीक है, मतलब उसका कोई साइज नहीं है। ठीक है, असली में तो ऐसा होता नहीं है। दूसरा सपोर्ट रिजिड होना चाहिए, वो तो हम यहाँ पे भी रिजिड सपोर्ट ही मानेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है कोई, अगर मैं इसको ऑसिलेट करवाऊं तो ये भी ऑसिलेट तो कर ही रहा है ना, ये ऑसिलेट कर रहा है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऑसिलेट करवाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका कुछ फाइनाइट डायमेंशन है, उसको हम किसी एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू जब रोटेट करवाते हैं तो उसे हम कंपाउंड पेंडुलम करवाते हैं। रोटेट नहीं, सॉरी, वाइब्रेट करवाते हैं, उसको हम कंपाउंड पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड पेंडुलम देखा जाए तो जर्नल पेंडुलम, जो सही में जो पेंडुलम है वो कंपाउंड पेंडुलम ही है। ठीक है, और जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो बस उसका एक स्पेशल केस। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है कंपाउंड पेंडुलम कैसा होता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक किसी आर्बिट्रेरी शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इस शेप का है ना, मैंने रैंडमली कोई, और यहां पे एक मैंने कील लगा दी जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये वर्टिकल वॉल है, मान लीजिए कील लगा दी जिसकी वजह से ये ऑसिलेट कर सकता है, या कील थोड़ी इधर लगा देता हूं। ठीक है, अब क्या है कि मान लीजिए कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो यहां पे है। इस पॉइंट का नाम O लिख देता हूं, इस पॉइंट का नाम C लिख देता हूं। इसका मतलब इसका वेट जो है वो इस डायरेक्शन में लाई कर रहा होगा, यहां से नीचे। ठीक है, वेट आपको पता है कि जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल लाइन के लॉन्ग ही होता है ना। अच्छा, अगर मैं इसको, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो OC है ना, OC को कहते हैं इसकी इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ है ये इस पेंडुलम की, जिसको यहां पे मैं स्मॉल l लिख देता हूं, इफेक्टिव लेंथ को। ठीक है, तो OC किसके बराबर है, हमारे पास स्मॉल l के बराबर है। और ये डिस्टेंस किसके किसके बीच का है, पिवट, इसको बोलते हैं पिवट पॉइंट। ठीक है, जहां से फिक्स किया, जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करती है उसको पिवट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ये आ गया हमारा C जो है वो सेंटर ऑफ मास है। C इज COM लिख दिया मैंने शॉर्टकट सेंटर ऑफ मास के लिए। अगर मैं इसको अब यहां से थोड़ा सा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा इधर करता हूं, इतना करता हूं कि इसका कुछ एंगल बना ले वर्टिकल के साथ, ये वाली लाइन है ना, क्योंकि इसी को हमने इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंपाउंड पेंडुलम बोला। अब जब मैं इसको इधर को थोड़ा सा इसको खिसकाया यहां से, तो ये ऑसिलेट करेगा यहां से, है ना। वो मानते हैं जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा तो इसकी मैं एक नेक्स्ट पोजीशन यहां बना देता हूं। मान लीजिए ऑसिलेट करता करता ये इधर चला गया, तो जो ब्लू चौक से मैंने बनाया हुआ ये इसकी नेक्स्ट पोजीशन है। उस समय मान लीजिए कि जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां तक पहुंच चुका है, इधर इसका सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच गया। पहले C इधर था, अब इसको मैं C डैश ले देता हूं, इसको ले देता हूं C डैश। C डैश क्या है, सेंटर ऑफ मास की नेक्स्ट पोजीशन है। और जब ऐसा हुआ होगा, ये ऐसी छोटी सी आर्क बनेगी, तो मान लीजिए यहां पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अगर ये OCL के बराबर है तो इसका मतलब ये सकते हैं OC इज इक्वल टू OC डैश इज इक्वल टू L। ये भी इफेक्टिव लेंथ है पेंडुलम की, है ना, जो कि हमेशा सेंटर ऑफ मास और जो पिवट पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहे हैं। अगर ध्यान से देखें तो जो सेंटर ऑफ मास है उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है अपवर्ड, है ना, ऊपर वाली डायरेक्शन में। मान लीजिए इसने h इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाले लेवल पे, और ये जो लेवल है यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मैं 0 मान लेता हूं। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी, पोटेंशियल का 0 आप कहीं पे भी मान सकते हो। ठीक है, जैसे आमतौर पे इन्फिनिटी पे 0 मानते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अच्छा ओके, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, और ये जो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो जो है वो हमेशा एंगल जो है वर्टिकल के साथ उसका एंगल चेंज होता रहेगा। ये किसी मोमेंट पे मान लीजिए थीटा एंगल है। ठीक है, और ये इधर को उस समय आ रहा है किस स्पीड से, मान लीजिए v स्पीड से या किस स्पीड से। ठीक, अब जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा तो इसमें दो चीजें होंगी। एक तो देखिए हाइट बढ़ने के कारण यहां पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, दूसरा ये मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी।
अब यहां पे फायदा क्या हमारे पास कि क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी के लिए अगर हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और यहां पे अगर ये एक पॉइंट पे यहां पे फिक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक और बात, हालांकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, देखिए ध्यान से देखें तो ये प्रॉब्लम अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें तो 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा और सिंपल करूं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेके, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट यहां पे बस थीटा ही बनता है, मतलब एक सिंगल कोऑर्डिनेट से हमारे को ये फायदा होगा कि उससे हमारी प्रॉब्लम इजी हो जाएगी, है ना। और लैग्रेंजियन डायनामिक्स में तो हमारे को ये करना ही होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी यहां पे आ जाएगी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई क्या है? आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, ये याद रखना, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास नहीं, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई है। और ओमेगा क्या है? ओमेगा आपको पता है क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट, यानी कि डी थीटा बाय डी टी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी को टी से लिख देता हूं अभी, क्योंकि हम इसी फॉर्म में यूज करते हैं, हाफ ऑफ आई थीटा डॉट स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। ठीक है, आई गेस आपको यहां तक तो समझ आई होगा। ठीक है, ओके, तो एक चीज हमारे को मिल गई। दूसरी चीज हमें क्या करनी पड़ती है? दूसरा हमारे को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? V इज इक्वल टू, मान लीजिए कि इसका मास m है, बॉडी का मास m है और सेंटर मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो क्या आएगा आपके पास? m g और h। ठीक है, और हमें चाहिए h की वैल्यू। अब h की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। देखिए इस पॉइंट का नाम मैं P रख देता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे OC जो है ना, OC वो किसके बराबर है? OP प्लस PC, OP प्लस PC। तो OP किसके सॉरी PC किसके बराबर आ गया? PC आ गया हमारे पास OC माइनस OP, यानी कि OC से OP अगर मैं निकाल लूं तो मेरे को CP मिल जाएगा और PC मिल जाएगा, या CP मिल जाएगा, और वही तो H है ना। दूसरा अगर आप ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा? OPC डैश। तो यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल OPC डैश इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट। तो यहां पे अगर इस ट्राइंगल में मैं cos थीटा निकालूं तो cos थीटा किसके बराबर है? cos थीटा होता है, देखिए इस ट्राइंगल में OPC डैश में बेस क्या हमारे पास? बेस ये है OP, है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाएगा, या फिर इसको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ठीक है, ये यहां से यहां तक तो L है ही है, तो बेस ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो क्या आएगा हमारे पास? तो यहां पे लिख सकते हैं हम बेस यानी कि OP और हाइपोटेन्यूज यानी कि L। ठीक है, तो OP किसके बराबर आ जाएगा? L cos थीटा। अगर OP L cos थीटा आया, अगर OP L cos थीटा आया तो यहां पे पुट करो, तो हमारे पास PC किसके बराबर है? H के बराबर। तो H किसके बराबर आ जाएगा? OC आपके पास L के बराबर है, माइनस OP L cos थीटा के बराबर है। H की वैल्यू मिल गई, और थीटा की फॉर्म में हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स थीटा है और उसी कोऑर्डिनेट का ही लैग्रेंजियन इक्वेशन बनेगी, है ना। तो उसी क्वेश्चन में हमारे को थीटा की फॉर्म में पुट करेंगे तभी फायदा होगा। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारे पास V, आ गया आपके पास mg और साथ में L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं ये वाली इक्वेशन इसमें पुट कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दो। अब क्योंकि एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो एक हमारी लैग्रेंजियन इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या है? d बाय डी टी थीटा डॉट माइनस डेल एल बाय डेल थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। यही लैग्रेंजियन इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखें L क्या है, यहां पे L क्या बनेगा? देखिए L हमारे पास क्या है? T माइनस वी होता है L। तो T कितना है? यहां से क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे हम, हाफ ऑफ आई थीटा डॉट स्क्वायर माइनस हमारे पास V ये आ गया mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना हमारे को इस इक्वेशन के लिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए। तो क्या करेंगे? डेल एल बाय डेल थीटा डॉट, अब थीटा डॉट वाली यही टर्म है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो ये 1/2 है, आई थीटा डॉट स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव 2 थीटा डॉट आ जाएगा,
और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आई थीटा डॉट। ठीक है, और तो किसी टर्म में थीटा डॉट है नहीं, और थीटा के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो फिर ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा। आप देखो तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा देखिए, देखा जाए तो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा है, तो एम जी एल और प्लस एम जी एल कॉस थीटा आएगा। तो एम जी एल कॉस थीटा का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो प्लस एम जी एल कॉस थीटा का, तो वो आएगा यहाँ, तो आएगा एम जी एल, साथ में कॉस थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक, ये वाली दोनों चीजें मैं यहां पे पुट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, ये वाली दोनों चीजें क्वेश्चन नंबर 5 में पुट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे पुट करूंगा, ये मेरे पास कितना आएगा डी बाई डी टी, और इसकी जगह आई थीटा डॉट माइनस, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस एम जी एल इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करके अगर इक्वेशन को लिखें तो क्या आएगा, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट है इसका। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरिएबल होता है, बट वो जब एक्सियल रोटेशन चेंज करे, जब मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, तब आपको पता है मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने पे होता है। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इक्वेशन में हर एक टर्म को आई से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आई हट जाएगा यहां से और यहां आ जाएगा आई। तो देखा जाए ये हमारी जो नेसेसरी इक्वेशन है वो यही है, यही हमारी इक्वेशन है जो काम की इक्वेशन है। कंपाउंड पेंडुलम का अगर सोल्यूशन देखा जाए, हालांकि इस इक्वेशन से सोल्यूशन मिलेगा फिर, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, जो हमारा काम था वो किया हमने। लेकिन क्या ये एसएचएम की इक्वेशन है? नहीं, ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है, ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। अगर यहां थीटा डबल डॉट है, यहां भी थीटा ही होता खाली, यहां लेकिन साइन थीटा है, खाली थीटा होता, तो फिर ये इक्वेशन बनती एसएचएम की। और वो क्या होती, और वो कब आएगी, फॉर नहीं यहां ना लिखता, इधर लिखता हूं, फॉर स्मॉल थीटा। अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। फिर ये इक्वेशन बन जाएगी थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन याद रखना ये अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है, यानी कि यहां जब मैं इसको ऑसिलेट करवाऊंगा ना तो बिल्कुल धीरे से करवाऊंगा, ताकि थीटा ज्यादा बढ़े ना, है ना, तब ये इक्वेशन लग जाएगी। ठीक है, और यही है हमारी ये एसएचएम की इक्वेशन, तब ये कंपाउंड पेंडुलम एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसको जनरल इक्वेशन जो है, जनरल इक्वेशन आपको याद होगी, लास्ट टाइम भी करी थी, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है, ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, यहां ओमेगा स्क्वायर है तो यहां ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एम जी एल अपॉन आई। ठीक है, एम जी एल अपॉन आई आ जाएगा यहां पे। और टाइम पीरियड निकालेंगे इसका, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा है तो ये बन जाएगा आपके पास 2 पाई और अंडर रूट आई डिवाइड बाय एम जी एल। यह टाइम पीरियड आ गया कंपाउंड पेंडुलम का। बस आपको पता क्या होना चाहिए, मास तो बॉडी का आपको चाहिए, एक तो आपको इफेक्टिव लेंथ चाहिए, बड़ी जरूरी है ना। इसका मतलब यह है कि कंपाउंड पेंडुलम में सेंटर ऑफ मास का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको वो नहीं पता तो फिर आप एल नहीं निकाल सकते। और दूसरा एक और बात, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, ओ पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, और कंपाउंड पेंडुलम को तो कहीं से भी ऑसिलेट करवा सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि यहीं मैं पिवट पॉइंट यहीं रखूंगा, मैं यहां से भी ऑसिलेट करवा सकता हूं, यहां से भी इसको लटका के ऑसिलेट करवा सकता हूं, यहां से भी ऑसिलेट करवा सकता हूं। और हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन के कहां पे है, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंटर ऑफ मास कहां है बॉडी का। ठीक है, उसका पता होना जरूरी है। ठीक है, मैं देखता हूं यहां जगह आ रही है कि नहीं, एक मिनट कैमरा में। हाँ, हमारे पास कुछ जगह है, तो यहां मैं बाकी काम कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे एक दो चीजें हो रहा है, उनको भी देख लीजिए। तो अब देखिए, सबसे पहले फॉर सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम ऐसा होता था, बहुत बढ़िया सा, ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करता था, है ना। तो मान लीजिए इसका मास एम है, लेंथ एल है, तो वही इफेक्टिव लेंथ होगी यहां पे। तो इसका टाइम पीरियड क्या आना चाहिए, अंडर रूट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, है ना। तो ये मास अटैच है स्ट्रिंग से और ये पिवट पॉइंट है, तो वो क्या आ जाएगा, सिंपल एम एल स्क्वायर। यहां पे एम एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम जी एल। एक एल से एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल, टाइम पीरियड देखिए कितना है, 2 पाई है यहाँ। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो हम देख सकते हैं कि ये ज्यादा बेटर फॉर्मूला
है ना। हमने यहां पे अगर सिंपल पेंडुलम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करो तो वही एग्जैक्ट फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, जो हमने लास्ट वीडियो जो करी थी, जो प्रॉब्लम नंबर 4, सेम वही हमारे को मिल रहा है यहां पे, है ना। तो ये बहुत बढ़िया बात है? इसका मतलब ये है कि सिंपल पेंडुलम इसका स्पेशल केस है। दूसरा एक और बात कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ को लिख सकते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द बॉडी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। तो ये कहां से लिया हमने? ये लिया हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिया ये। और कहां पढ़ सकते हो आप? ये 11th क्लास में पढ़ सकते हो। ठीक है, जहाँ किसी क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक में आपको मिल जाएगा, वरना मैं फ्यूचर में कभी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहां पे मेरे को डायरेक्टली लिखना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो आईसीएम को और क्या लिख सकते हैं हम? आईसीएम को लिख सकते हैं एम के स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये के क्या? ये है रेडियस ऑफ जाइरेशन, है ना। रेडियस ऑफ जाइरेशन भी आपको 11th क्लास में मिल जाएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स किसी भी बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट करूं तो टाइम पीरियड क्या आता है हमारे पास? 2 पाई। आई की जगह क्या लिखूं? आई की जगह अगर ये पुट करूंगा तो ऊपर बचेगा हमारे पास के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू एल। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बना। अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन पता है, इफेक्टिव लेंथ पता है, तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। आज किया क्या हमने? हम लोगों ने, हमारे पास एक कंपाउंड पेंडुलम है। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है मैं दोबारा बता दूं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट जिसका फाइनाइट साइज है, उसको हम किसी एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट यहाँ पकड़ के बताया था, ऐसे कोई भी चीज गत्ता हो, आपकी बुक हो, आपका बैग हो, उसको लटका के आप ऑसिलेट करवा सकते हो, वो कंपाउंड पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम बस उसका एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली और हम लोगों ने ये भी देखा कि सिंपल पेंडुलम जो है वो उसका स्पेशल केस है। ठीक है, और फिर रेडियस ऑफ जाइरेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है वो भी हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा एक और बात, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नहीं सर आप थोड़ा स्लो पढ़ाते हो, तो ठीक है यार, एक्चुअली मैं तो तेज पढ़ाऊंगा तो शायद वो ज़्यादा बेटर नहीं है। बेटर है कि आप वीडियो को 1.5x या 2x पे देख सकते हैं, बढ़िया आपको पता चलेगा उसके। और कमेंट सेक्शन में लिखिए कोई भी आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में, तब तक के लिए बाय।